इस वक्त हमारे समक्ष है जीटी मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर निखिल बालनके सर। सर आप एक फिजिशियन और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट भी हो। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखा गया कि अभी लो इम्यूनिटी और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से काफ़ी जो पेशेंट है उनमें जो उनके ब्लड क्लॉट की जो फाइब्रोसिस की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, उस संदर्भ में आपकी क्या जानकारी है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। कोविड के जो सिक्वेलीज या कॉम्प्लिकेशंस हम लोग सब जानते हैं, तो उनमें से फाइब्रोसिस एक बहुत अहम कॉम्प्लिकेशन है। ऐसा नहीं है कि हर कोविड के पेशेंट को फाइब्रोसिस होना ही चाहिए या होता ही है, बट ऑलमोस्ट 40% पेशेंट्स को किसी न किसी मात्रा में सीवियर इलनेस होता है कोविड का, और उन जैसे 100 में से 40 पेशेंट को सीवियर इलनेस होता है, और उन 40 में से 10 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी मात्रा में फाइब्रोसिस होता है। तो समझ लो 10% कोविड पेशेंट्स एंड अप विद फाइब्रोसिस। ये जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर से ज़्यादा जिनको पहले स्मोकर है या जिनको अस्थमा है, सीओपीडी यानी ब्रोंकाइटिस की तकलीफें है, या बुजुर्ग पेशेंट्स हैं, इनको फाइब्रोसिस की मात्रा ज़्यादा देखी गई है। वो पेशेंट्स कोविड के जिनको साइटोकाइन स्टॉर्म अपने पेपर में पढ़ा होगा, कुछ लोग आप जानते भी होंगे, तो इसका मतलब जिनको रेमडेसिविर के ऊपर की दवाइयाँ लगी है, टॉसिलिजुमैब या जो जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, या जिनको वेंटिलेटर लगा है, या जिनको 5 दिन के ऊपर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स लगी है, ये वो मरीज है जिनको 90% बार फाइब्रोसिस होता है। तो एडवांस सीवियर कोविड जो है उन सब पेशेंट्स मरीजों को फाइब्रोसिस हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 10% मरीजों को फाइब्रोसिस होता है। सर इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट है पर्टिकुलरली जिनका स्टेरॉइड इंड्यूस ज़्यादा हुआ, काफ़ी एक्यूसेट्स भी बढ़ गए थे, वो ऐसे लोगों के उनको भी उसका काफ़ी त्रास अभी से शुरू हो गया है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? यानी आपका बोलना है स्टेरॉइड जिनका ज़्यादा है उनको फाइब्रोसिस ज़्यादा हुआ है। एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि जिनकी बीमारी सीवियर कोविड थी उन्हीं को स्टेरॉइड ज़्यादा लगे हैं। माइल्ड कोविड को तो रूटीन गोलियों से काम होता है या इंजेक्शन भी छोटी मात्रा में लगे हुए हैं। तो जिनकी बीमारी ज़्यादा मात्रा में थी, जिनको सीवियर कोविड था, जिनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एनआईवी या तो टॉसिलिजुमैब, साइटोकाइन स्टॉर्म, यहाँ इन सब मरीजों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, और ये वही मरीज है जिनको फाइब्रोसिस हुआ है। तो स्टेरॉइड ज़्यादा इस्तेमाल होने से फाइब्रोसिस हुआ, थोड़ा सा गलत होगा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। स्टेरॉइड उन्हीं पेशेंट को दिया गया है जिनको सीवियर कोविड था, और यही सीवियर कोविड के पेशेंट्स को फाइनली फाइब्रोसिस हुआ है। तो ये जो फाइब्रोसिस वाले जो पेशेंट है, देखा गया कि वो जो ब्लड सर्कुलेशन जो उनका आर्टरीज में जो होता है उसमें काफी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ गया है। ऐसे जो पेशेंट है देखा कि उनके जो आंत है वो भी सड़ने लग रही थी बीच में, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स काफी आए। फाइब्रोसिस हम जब बोलते हैं तो वो पूर्णतः फेफड़ों के लिए सीमित रहता है। फाइब्रोसिस ये फेफड़ों में होता है, इन्फ्लेमेशन के कारण लंग्स के इन्फ्लेमेशन के कारण फाइब्रोसिस होता है। वही इन्फ्लेमेशन जब आर्टरीज में हो या तो फिर वही इन्फ्लेमेशन जिससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है, तो उनके आर्टरीज ब्लॉक होने से उनको हार्ट अटैक आते हैं, उनको ब्रेन अटैक्स आते हैं। आप जैसे अभी बोल रहे हैं जिनके इवन आंतड़ियों में भी गैंग्रीन हुआ है, काटना पड़ रहा है। ये दो भिन्न बीमारियां हैं। एक है जहां इन्फ्लेमेशन फेफड़ों में हो रहा है और इन्फ्लेमेशन की रिएक्शन से और इन्फ्लेमेशन की हीलिंग से फाइब्रोसिस हो रहा है, और दूसरा है इन्फ्लेमेशन आर्टरीज में हो रहा है जिसके चलते वहां क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बस हो रहा है जिसके चलते आर्टरीज नैरो हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन अटैक आ रहे हैं, और गैंग्रीनस बाउल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहे हैं। जिनका अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ गई, जो डायबिटिक के जो पर्टिकुलर पेशेंट है, इनमें भी देखा गया है कि जो निश्चित तो फाइब्रोसिस के उनमें भी काफी समस्या आ रही है। निश्चित रूप से जिनके जो पेशेंट्स के शुगर्स ज्यादा थे, जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, जिनकी उम्र ज्यादा थी, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए जो पेशेंट का मोटापा ज्यादा था। ये अभी किसी के ध्यान में नहीं आया, बट जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ओबेसिटी इज बिकम द बिगेस्ट डेंजरस कोमॉर्बिडिटी। तो जैसे शुगर है वैसे ही ओबेसिटी, मोटापा भी बहुत सारे पेशेंट्स को फाइब्रोसिस, क्लॉट फॉर्मेशन
और भी कॉम्प्लिकेशंस जो कोविड के, जिसको आजकल हम लोग लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं, वो देखने मिल रहा है। सर जैसा अभी पोस्ट कोविड इरा में अपन ये भी देखा गया है कि अभी जो वायरल जो चेंजेस आ रहा है, जो पर्टिकुलर जो डेंगू के जो काफी पेशेंट्स बढ़ गए हैं, जो एडिस मच्छर के द्वारा जो हो रहा है पर्टिकुलरली, इसका भी काफी इम्पैक्ट बहुत गहरा हो रहा है। तो आप जनरल प्रैक्टिशनर भी हो, तो उस संदर्भ में आपकी क्या जानकारी है? निश्चित रूप से ये डेंगू का प्रभाव तो ज्यादा है। अभी तो कोविड के पेशेंट हम लोग नागपुर में लकीली अभी तक दिख नहीं रहे। हो सकता है जिस तरह से अभी प्रभाव पश्चिम महाराष्ट्र में आ रहा है, दक्षिण भारत में आ रहा है, तो नागपुर कुछ छूटने वाला नहीं है, तो हम लोग को सबको सतर्कता रखनी है। लेकिन इसके पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज हम सबको अभी है वो एडिस मच्छर से डेंगू का है। और ये वायरस अलग है, डेंगू वायरस वो डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 ऐसे ये अलग वायरस होते हैं, जो कि वेक्टर ड्रिवन वायरस है, जो मच्छर से जाते हैं। और जो कोविड वायरस है ये कुछ अलग SARS-CoV-2 वायरस जो बोलते हैं, वो कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। इसमें वेक्टर का या मच्छर का या कोई वेक्टर का कोई प्रभाव नहीं। तो मौसम में जो परिवर्तन जो हो रहा है, पर्टिकुलर जो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, उसके वजह से देखा फंगस के भी कुछ पेशेंट सामने आए हुए, उस बारे में आपकी क्या जानकारी है? फंगस के पेशेंट्स निश्चित रूप से सामने हैं। और फंगस उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जिनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है। तो हम लोग को सबको देखा है, हमने सबने देखा है कि एक दौर था मार्च और अप्रैल महीने में या अप्रैल और मई महीने में नागपुर में, जहाँ एम्फोटेरिसिन बी फंगस की जो म्यूकोरमाइकोसिस आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वो कैसे इसलिए रही थी कि सब जितने प्रतिकार शक्ति एकदम से लोएस्ट लेवल पे इम्यूनिटी चल रही थी, लोगों को कोविड जोरों से फैल रहा था, और उस चक्कर में ये फंगस ज्यादा मात्रा में सबको दिख रहा था। तो जब भी सोसाइटी की इम्यूनिटी कम होगी तब सोसाइटी में फंगस ज्यादा दिखेगा, जैसे पेंडेमिक के स्वरूप में और एपिडेमिक के स्वरूप में। बट अदरवाइज जैसे कैंसर के पेशेंट्स है, डायबिटीज के पेशेंट्स है, बट दे आर इन पॉकेट्स, दे आर इन स्मॉल नंबर्स, तो इनको कभी कभी वायरसेस अपना फंगस की बीमारियां होती रहती है। जैसे कि आशंका जताई जा रही कि जो थर्ड वेव है काफी डेंजरस रहेगी, और जो वायरस पर्टिकुलरली काफी म्यूटेंट हो रहा है, अलग अलग स्वरूप में आ रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? ये म्यूटेट तो हो ही रहा है। वायरस इज वेरी इंटेलिजेंट देन एनी अदर पर्सन। वो क्या, जैसे उसके लिए दवाई तैयार हो जाती है, वो उसका म्यूटेट होते जाता है, और वो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करता है अपने लिए कि जहां पर कोई दवाई उसके ऊपर में असर ना करे। डर उसी का है कि म्यूटेटेड वायरस को दवाई असर नहीं करती है। सबसे और बड़ा प्रॉब्लम अभी क्रिएट होने वाला है कि जिसको वायरल एस्केप फेनोमेना कहते हैं, वायरस इवन टेस्ट को भी एस्केप करेगा। तो आप जिसको कोविड है उसकी RT-PCR भी नेगेटिव रहेगी, और फिर वो वायरस फैलने के कुछ दिनों के बाद पकड़ में आएगा, ये और भी डेंजरस है। इसलिए सतर्कता ही हमको रखना बहुत जरूरी है। अभी तक पूरे देश में, पूरे विश्व में खांसी, बुखार, सांस फूलना, ऑक्सीजन कम होना और कोविड का डायग्नोस होना ये बहुत स्वाभाविक था। इस वायरस में गड़बड़ ऐसी होने वाली है कि पेशेंट्स को खांसी कम रहने वाली है, बुखार कम हो सकता है, उसको सिर्फ हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, फीवर होगा, इसको ऑक्सीजन की भी मात्रा में प्रॉब्लम नहीं होगी स्टार्टिंग में, ना उसको खांसी होगी। सो यू हैव टू कैच द वायरस वेरी अर्ली, तो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। तो इसलिए डेल्टा वायरस अगर आता है तो सभी के लिए, ट्रीटिंग डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल फैटर्निटी के लिए, ये रूटीन जो दवाइयां रेमडेसिविर और ये जो हम लोग सुनते आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड भी ना करे, हो सकता है कुछ दूसरी दवाइयां यूज करनी पड़ेगी। सो इट विल बी चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। तो बेस्ट मेथड है कि अभी भी हम लोग सब पूरे जनमानस बहुत ज्यादा सतर्क रहे। जो प्रिकॉशन हम अप्रैल में, मई में ले रहे थे, वही प्रिकॉशन ले तो हम लोग इससे बच सकते हैं। विदर्भ और देश के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो सर आप हमें ये भी बताइए कि जो GT मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, किस तरह की स्पेशलिटी अवेलेबल है, और आगे आने वाले जो दौर चलेगा वायरस का, तो किस तरह के आप लोगों की हॉस्पिटल की तैयारी से सज्ज है, उस बारे में आप बताइए हमारे दर्शक। ये हम लोग का तो मेडिकल नर्सिंग होम है। जितनी जो भी मेडिकल केसेस होती है, हार्ट से संबंधित, डायबिटीज से संदर्भित, न्यूरोलॉजी, अभी डेंगू के पेशेंट, तो ऑल मेडिकल पेशेंट्स आर केटर्ड, यहाँ सभी की ट्रीटमेंट होती है। सतर्कता जो आप कोविड के बारे में बोल रहे हैं, अभी तो सब पूरे हॉस्पिटल्स विदर्भ में सज्ज है। सभी को पिछले 2 वेव में एक्सपीरियंस है, सभी के पास में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स है, ट्रीटमेंट करने की मोडालिटीज है, फैसिलिटीज। दूसरे वेव में बहुत सारे हॉस्पिटल्स अपग्रेड हो चुके थे, सबके पास में NIV के मशीन्स, वेंटिलेटर्स आ गए थे,
कुछ हमारे गडकरी जी है और उन्होंने भी काफी ये सब हॉस्पिटल्स को दिए थे। हर हॉस्पिटल में 2-2 4-4 वेंटिलेटर उन्होंने सप्लाई किए थे। तो एवरीवन इज गियर्ड अप। जो दर्शक अपने हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो आप ये बताइए कि आपका हॉस्पिटल कहाँ पर लोकेटेड है, उस बारे में बताइए। ये हमारा हॉस्पिटल खामला में है और ऑरेंज सिटी जो छत्रपति चौक से ऑरेंज सिटी चौक है, वहाँ से पांडे लेआउट एरिया है, वहाँ पर हम लोग का ये 22 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और आईसीयू, इंटरनल मेडिसिन सब सुविधा है।